नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरू कर रहे हैं अपने मूल विधि की क्लास सेकंड, जिसमें हम आयकर अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। यह अधिनियम यूपीएसआई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं आज यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूँ कि आयकर अधिनियम बेसिकली है क्या। ये जो आपका अधिनियम है ये 1961 में आया था। ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि आयकर अधिनियम 1961 भारत में प्रत्यक्ष करों के आरोपण, संग्रहण और प्रशासन को नियंत्रित करता है। यह भारत में आय अर्जित करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, चाहे वे नागरिक हो या नहीं। इस कानून के तहत करदाताओं को निर्धारित दरों पर प्रत्यक्ष कर का भुगतान करना अनिवार्य है। और यह जो अधिनियम है यह संपूर्ण भारत पर लागू होता है। बेसिकली इसमें आपको ये बताया गया है कि इसमें कर का संग्रहण कैसे होगा, मतलब कर कैसे लगाया जाएगा, उसको कैसे संग्रहण किया जाएगा। और ये जो टैक्स है मतलब ये सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, चाहे वे भारत के नागरिक हो या फिर नहीं। ठीक है भाई। और यह जो आपका जो अधिनियम है यह संपूर्ण भारत पर लागू होता है। वर्तमान में इसमें 700 से अधिक आपको खंड देखने को मिलते हैं। 23 इसमें अध्याय यानी कि 23 इसमें पार्ट है और 14 इसमें अनुसूचियां हैं। और प्रत्येक वर्ष संसद वार्षिक वित्त पारित करती है तथा बदलती आर्थिक स्थिति में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिनियम में संशोधन करती है। जैसे कि अगर सरकार को लगता है कि कुछ भी इस अधिनियम में चेंज करना चाहिए, नई चीज़ों को देखते हुए, तो सरकार इसमें चेंज कर सकती है। वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला में क्या बताया इन्होंने कि आय या लाभ पर लगाए गए कर के बजाय वस्तुओं और सेवाओं पर लगते कर को किसके रूप में जाना जाता है। बताओ भाई। जो वस्तु और सेवाओं पर जो कर लगता है उसको क्या कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, कर भार, कराघात। बताइए। तो बेसिकली जो आपका वस्तु और जो सेवाओं पर जो कर लगता है उसको आप अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि वो आप देखते नहीं है, जो वस्तु हो या फिर किसी आपने कोई चीज खरीदी तो आपको कैसे, तो आप उस टैक्स को देख नहीं सकते, वो पहले से ही इस पर लिखाएगा कि हाँ आपको इतना टैक्स पे करना है। तो ये एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। ये वाला देखो, एक सीमा पार निवेश, जहां एक वैश्विक कंपनी किसी दूसरे देश में एक स्थापित स्थानीय कंपनी को खरीदती है और एक सहायक व्यापार बनाती है, वो कहलाता है। इसमें बताया गया है कि अगर आप सीमा पार निवेश करते हैं, जहां पर कोई भी एक मतलब कंपनी है, वो किसी दूसरे देश में एक स्थानीय कंपनी को खरीदती है और एक सहायक व्यापार करती है, तो वो आप क्या कहलाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण, अंतर्राष्ट्रीय स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय खरीद। बताइए क्या कहलाएगा। तो ये आपका कहलाएगा अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। ऐसा कौन सा टैक्स है जो लगाता तो आपका सेंटर है, लेकिन वो जो कलेक्ट किया जाता है वो राज्य के द्वारा किया जाता है और राज्य के द्वारा इसको विनियोजित किया जाता है। आपके ऑप्शन से पहला भू राजस्व, दूसरा रेलवे, तीसरा आयकर पर अधिभार और चौथा मुद्रांक शुल्क। तो इसका हो जाएगा आपका मुद्रांक शुल्क। ऑप्शन नंबर डी। ये जो मुद्रांक शुल्क होता है ना ये सरकार लगाती है, लेकिन राज्यों के द्वारा इसको एकत्र और विनियोजित किया जाता है। तो आप इसका हो जाएगा आपका मुद्रांक शुल्क। ये वाला देखिए, संयुक्त स्टॉक कंपनियों की लेखा परीक्षा होती है ताकि पहला लाभ बढ़े, दूसरा साख बढ़े, तीसरा शेयर धारक संतुष्ट हो। ये इसके ऑप्शंस है। पहला लाभ बढ़े, दूसरा साख बढ़े, तीसरा, मतलब कोई भी अगर एक संयुक्त स्टॉक कंपनी है तो उसकी लेखा परीक्षा होती है भाई, ताकि मतलब उसमें क्या हो। देखो पहला उसमें कि लाभ बढ़े, दूसरा साख बढ़े, तीसरा शेयर धारक संतुष्ट हो, चौथा वैधानिक आवश्यकता पूरी हो। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा होगा। दूसरा ऑप्शन है आपका केवल चौथा, तीसरा ऑप्शन है आपका पहला और चौथा,
चौथा ऑप्शन है आपका केवल तीसरा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल फोर्थ। मैं आपको इसे समझाता हूँ। संयुक्त स्टाफ कंपनियों की लेखा परीक्षा होती है ताकि वैधानिक आवश्यकता पूरी हो, और इससे कंपनी की वित्तीय सुचिता का पता चलता है। इससे आंतरिक नियंत्रण सशक्त होता है, निवेशकों का विश्वास बढ़ता है तथा कंपनी के विधिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने में मदद मिलती है। बेसिकली ये बताया गया है आपके। तो केवल इसमें आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वैधानिक आवश्यकता पूरी हो। इसे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द आयकर से संबंधित नहीं है? पहला, कर कटौती और संकलन खाता संख्या। दूसरा, छुट्टी यात्रा भत्ता। तीसरा, महंगाई भत्ता। चौथा, करदाता पहचान संख्या। बताइए इसका कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा आपका करदाता पहचान संख्या। इसमें इन्होंने ये बताया है कि ये जो आपकी करदाता पहचान संख्या होती है ना, ये शब्द आयकर से संबंधित नहीं है। यह एक 9 अंकों की संख्या है जिसका उपयोग आंतरिक राजस्व सेवा के द्वारा करदाताओं की पहचान करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त सभी आयकर से संबंधित शब्दावली है, लेकिन यह एक ऐसी शब्दावली है, ऑप्शन नंबर 4, जो आयकर से संबंधित शब्दावली नहीं है। करदाता पहचान संख्या। चलिए ये देखिए क्वेश्चन आपका। फंड यानी कि निधियां जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं वे क्या कहलाते हैं? कर बचत, टैक्स सेविंग फंड, इंडेक्स फंड, बैलेंस्ड फंड, गिल्ट फंड। तो इसका हो जाएगा आपका गिल्ट फंड। ये जो गिल्ट फंड होते हैं ना, ये विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की जाती है, इसलिए इनको कहते हैं गिल्ट फंड। अगला देखिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी को पूर्ण वैधानिक अधिकार कब दिए गए थे? पहला ऑप्शन है 30 जनवरी 1991। दूसरा 30 जनवरी 1988। तीसरा 30 जनवरी 1992। चौथा 30 जनवरी 1990। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 1992। ये थोड़ा आगे पीछे लिखा गया, लेकिन ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है 30 जनवरी 1992 को सेबी को पूर्ण वैधानिक अधिकार दिए गए थे। इसको देखिए, आयकर कानून के तहत एक निवासी व्यक्ति को पूर्व वर्ष के दौरान भारत में निवासी और आमतौर पर निवासी तब माना जाएगा अगर वह निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक शर्तों को पूरा करता है। पहला, वह संबंध वर्ष से तत्काल पहले 10 वर्षों में कम से कम 2 साल के लिए भारत में निवासी हो, या फिर संबंध वंश से तत्काल पहले 7 वर्ष के दौरान भारत में उसका प्रवास 730 दिन या अधिक के लिए है। हम देखिए, आयकर अधिनियम में इन्होंने बताया, आयकर कानून में, कि हम किसी भी भारत में रहने वाले निवासी व्यक्ति को निवासी और आमतौर पर निवासी तब मानेंगे अगर वह पिछले 10 वर्षों में कम से कम 2 साल के लिए भारत में रहा हो, या फिर या फिर पिछले 7 वर्षों के दौरान भारत में वह 730 दिनों के लिए या फिर उससे अधिक के लिए रहा। तो बताइए इसमें कौन सा जरूरी है? ऑप्शन नंबर ए, पी और क्यों सभी। ऑप्शन नंबर बी, या तो पी या क्यों। ऑप्शन नंबर सी, पी लेकिन क्यों नहीं। ऑप्शन नंबर डी, क्यों लेकिन पी नहीं। तो इसका हो जाएगा आपका पी और क्यों सभी। आपको ये दोनों कंडीशन को पूरा करना होगा, तब आपको भारत में निवासी और आमतौर पर निवासी माना जाएगा। उसके लिए आपको दोनों कंडीशन को फुलफिल करना होगा, या फिर आप इनमें बेसिकली कोई एक भी कर सकते हो, पर इनमें से बेसिकली वैसे आपको ये दोनों ही करनी पड़ेंगे फुलफिल। अगले वाला देखिए, लागत जो व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति या स्तर में परिवर्तन से बदलती नहीं, उसको क्या कहते हैं? अवसर लागत, प्रत्यक्ष लागत, वास्तविक लागत, विफल लागत। मतलब ऐसी लागत जो व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति या फिर स्तर में परिवर्तन अगर आप करते हो तो उससे वह लागत बदलती नहीं, तो उस लागत को क्या कहा जाता है? बताइए। तो ऐसी लागत को हम कहते हैं विफल लागत। चलिए वाला देखिए क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय के अधीन एक विधि प्रवर्तन संस्था है जो धोखाधड़ी,
अपवंचन तथा काले धन को वैध बना जैसे भारतीय कर कानूनों के उल्लंघनों की जांच करती है। तो उस एजेंसी को क्या कहा जाता है? आयकर जांच महानिदेशालय, भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक, केंद्रीय सतर्कता आयोग, या फिर नंबर 4 लोक लेखा समिति। तो इस समिति को आप आयकर जांच महानिदेशालय कहते हैं। यह समिति वित्त मंत्रालय के अंदर आती है। यह एक कानून प्रवर्तन संस्था है जो धोखाधड़ी, कर चोरी और धन शोषण सहित भारत के कर कानूनों के उल्लंघन की जांच करती है। इसको देखिए आप, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भारत में 3 लाख कमाने वाली महिलाओं, वो 30,000 कमाने वाली महिलाओं के लिए आयकर की दर कितनी है? बताइए। इसका हो जाएगा आपका 10%। ऑप्शन नंबर सी। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भारत में 30,000 कमाने वाली महिलाओं के लिए आयकर की दर 10% है। जबकि अगर हम वित्तीय वर्ष 2025-26 देखें तो आयकर के स्लैब में 4 लाख तक की आय को आयकर से इन्होंने मुक्त कर दिया, मतलब 4 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। चलिए इसको देखिए, किन्हें अग्रिम कर के भुगतान से छूट प्राप्त है? लिमिटेड कंपनियां, ऑप्शन नंबर बी आवासीय वरिष्ठ नागरिक, ऑप्शन नंबर सी फ्रीलांसर, ऑप्शन नंबर डी वेतनभोगी लोन जिनके पास कारोबार या पेशे के लाभ और अभिलाभ की मद में कर देने योग्य कोई आय नहीं है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आवासीय वरिष्ठ नागरिक। 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अग्रिम आयकर भुगतान से छूट प्राप्त है। ठीक है जी। और इसके अतिरिक्त वेतनभोगी लोग जो टीडीएस के दायरे में आते हैं उन्हें भी अग्रिम कर भुगतान से छूट प्राप्त है। बेसिकली यह है इसमें। चलिए अब अगला देखिए। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कुरियर सेवाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के बारे में सही है? इसमें एफडीआई के बारे में कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, करियर सेवाओं में एफडीआई सीमा अबाधित व्यापार मार्ग द्वारा 74% थी और अब इस अबाधित व्यापार मार्ग के तहत 100% में बदल दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, पहले एफडीआई सीमा अबाधित व्यापार मार्ग द्वारा 49% थी और अब यह अबाधित व्यापार मार्ग के तहत 100% है। ऑप्शन नंबर सी, कुरियर सेवाओं में एफडीआई सीमा एफआईपीवी मार्ग द्वारा 100% थी परंतु अब समस्त सीमा अबाधित व्यापार मार्ग के तहत अनुमति मिली है। ऑप्शन नंबर डी, एफआईपीबी के तहत 74% की एफडीआई सीमा को एफआईपीकी के तहत 100% में बदल दिया गया है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। इसमें ऐसा बताया गया है कि जो भारत सरकार की जो एफडीआई नीति है उसके अनुसार कुरियर सेवाओं में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमान्य है जबकि वह स्वचालित मार्ग से हो, किंतु यदि सरकारी मार्ग से निवेश करता है तो अनुमति लेना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखिए। आयकर अधिनियम के तहत किस कंपनी का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं होता उसके लिए रिटर्न जमा करने की नियत तारीख कौन सी है? बताए भाई। जिस कंपनी का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं है उसके लिए रिटर्न जमा करने की नियत तारीख कौन सी है? पहली 31 जुलाई, दूसरा ऑप्शन 30 नवंबर, तीसरा ऑप्शन 30 सितंबर, चौथा ऑप्शन 31 अगस्त। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 30 नवंबर। आयकर अधिनियम की धारा 92 के अनुसार जिस कंपनी का कोई अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं है उसके लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। आप किस व्यक्ति को अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक कहेंगे? उसकी एज कितनी होनी चाहिए? उसकी एज 80 प्लस होनी चाहिए। 80 प्लस अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसको अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक माना जाएगा, यानी कि सीनियर, वेरी सीनियर सिटीजन या फिर सुपर सीनियर सिटीजन्स कह सकते हैं। तो आज हमारी वीडियो बस इतनी ही थी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।